रॉकेट बॉयज एपिसोड 7 की स्टार्टिंग एक रियल फुटेज से होती है जहां पर इंडियन साइंटिस्ट ने पहली बार वाटर कूल रिएक्टर को सफलतापूर्वक प्रयोग किया था। इसके बाद वेब सीरीज में आते हैं जहां पर 1956 में होमी भाभा और उनकी सारी टीम न्यूक्लियर रिएक्टर को 1 मेगावाट तक का एनर्जी उत्पादित करने में सफलता प्राप्त करती है और वो इसकी न्यूज़ नेहरू को देते हैं जहां पर वो बॉम्बे में एटॉमिक एनर्जी एस्टेब्लिशमेंट का इनाग्रेशन करने वाले थे। ये न्यूज़ नेहरू को जब मिलती है तो नेहरू इस बात को सुनकर काफ़ी खुश होते हैं और वो अपने एक सलाहकार से कहते हैं कि ये न्यूज़ जाकर के तुम रज़ा को बताओ और हम दोनों साथ में बॉम्बे में इनाग्रेशन पार्टी में मौजूद रहेंगे। जहाँ पर जो रज़ा रहते हैं उनके पास वही बंगाली पत्रकार जो कि एक अमेरिकन जासूस भी था प्रसेनजीत पहुंच जाता है, जिसे देख करके रज़ा काफ़ी शॉक्ड होते हैं और वो कहते हैं कि तुम घर के अंदर कैसे आ गए, बल्कि सिक्योरिटी मेरे घर में लगी हुई है। तो उसे बताता है कि आपके जो भी सिक्योरिटी गार्ड थे वो आपको छोड़कर जा चुके हैं और मैं आपके फ़ायदे के लिए आया हूँ। मुझे पता है कि आपका साइक्लोट्रॉन का एक्सपेरिमेंट फेल हो गया है और आपका दुश्मन होमी आगे बढ़ता जा रहा है और मैं आपके रिसर्च के लिए फंड दूंगा आपको, बस मैं जैसा आपसे कहता जाऊं आप वैसा करता जाइए। और फिर वो कहता है कि अभी आपके पास कुछ देर में पंडित नेहरू की तरफ से कॉल आएगा जिसमें आपको बॉम्बे में इनविटेशन दिया जाएगा और आपको उस इनविटेशन को एक्सेप्ट करना है। और फिर रज़ा उस इनविटेशन को एक्सेप्ट कर लेता है। अब इधर आते हैं विक्रम साराभाई की तरफ, जहां विक्रम साराभाई से उनके एक साथी कहते हैं कि एक व्यक्ति जो कि मद्रास से यहाँ तक आया है और वो आपसे मिलना चाहता है क्योंकि उसे पीआरएल में जॉब चाहिए। जिसे सुन करके वो उस व्यक्ति से मिलने जाते हैं और वो व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि एपीजे अब्दुल कलाम होता है, जो अपना रिज्यूमे विक्रम साराभाई को दिखाता है। विक्रम साराभाई उसके रिज्यूम को देखते हैं तो उसमें रिजेक्शन के काफ़ी पॉइंट्स लिखे होते हैं। वो सभी पॉइंट्स जहाँ जहाँ अब्दुल कलाम आज़ाद रिजेक्ट हुए थे वह सभी उन्होंने अपने रिज्यूमे में लिखा हुआ था। इस बात को देख करके वो उसकी ऑनेस्टी के लिए प्रसन्न होते हैं और विक्रम साराभाई उससे कहते हैं कि आपके ग्रेड्स बहुत अच्छे नहीं हैं, इसलिए आप मुझे एक रीज़न बताएं कि आपको मैं पीआरएल में क्यों हायर करूं। जिसके बाद अब्दुल कलाम आज़ाद विक्रम साराभाई से कहते हैं कि सर मैंने इंडिया का फर्स्ट ग्लाइडर बनाया था और इसलिए मैं चाहता हूं कि मैं आपके यहाँ काम करूं और मुझे इंडियन स्पेस पे बहुत ज़्यादा रुचि है। जिसके बाद वहाँ पर एक काम आ जाता है जिसकी वजह से विक्रम साराभाई कहते हैं कि हम अपनी अगली टॉक कुछ देर में चालू रखेंगे और फिर उसके बाद वहाँ से चले जाते हैं। जहाँ पर विक्रम साराभाई के प्राइवेट रूम में जहाँ पर वो अपने एक्सपेरिमेंटल वेपन्स रखे रहते थे वहाँ पर एपीजे अब्दुल कलाम पहुँच जाते हैं और वहाँ पर वो उस रॉकेट को देखते हैं। जिसके बाद जब विक्रम साराभाई वापस आते हैं तो एपी अब्दुल अब्दुल कलाम विक्रम से कहते हैं कि सर मैं पीआरएल ज्वाइन नहीं कर सकता हूँ क्योंकि आप औरों की तरह अपने ड्रीम्स को दबा कर रखे हैं। आपका ड्रीम था कि आप इस इंडियन स्पेस में रॉकेट को उड़ाएं और आपने अपने ड्रीम को नहीं पूरा किया, इसलिए मैं ऐसे व्यक्ति के साथ काम नहीं कर सकता है। जिसके बाद इम्पैक्ट पड़ता है विक्रम साराभाई के पास और विक्रम साराभाई फिर से अपने रूम पे जाते हैं जहाँ पर वो अपनी पुरानी मिसाइल्स की फ़ोटो को देखते हैं। जिसके बाद विक्रम को वो साइंटिस्ट बहुत अच्छे लगते हैं जहाँ पर वो अपने जब पीआरएल से बाहर निकलते हैं तब वहाँ पर एपीजे अब्दुल कलाम बैठे रहते हैं, जिसे देख करके वो कहते हैं कि मुझे तुम्हारे जैसे साइंटिस्ट की ज़रूरत थी और तुम इतने दूर से मुझसे मिलने आए थे लेकिन तुम अपना टाइम गंवाने के बावजूद भी तुम एक माइंडफुल व्यक्ति हो, तुम मेरे साथ काम करोगे। जिसके बाद हम आते हैं एटॉमिक एनर्जी इस्टेब्लिशमेंट में जो कि ट्रॉम्बे में है। वहाँ पर होमी भाभा सभी रिपोर्टर्स से बातचीत करते रहते हैं और अपने अभियान के बारे में उन्हें बताते रहते हैं और कहते हैं कि हमने 100% न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल कर लिया है। जिसके बाद वहाँ पर माथुर आ जाता है और माथुर उसे बताता है कि हमसे न्यूक्लियर पावर कंट्रोल नहीं हो रहा है। जिसके बाद उन दोनों में काफ़ी बहस होती है और वो कहता है कि माथुर कहता है कि अब हम इसे 100 किलोवाट में ही चला करके रख दें, जिस पर होमी नाराज होता है और वो कहता है कि अगर 100 किलोवाट में तुम चलाओगे तो जो रिपोर्टर्स हैं साथ में राजा भी आएगा, उन सब की निगाह 1 मेगावाट वाले बटन की ओर जरूर होगी। तो हम अगर पूरी फुल एनर्जी से नहीं चलाएंगे तो वो इस बात को ज़रूर उठाएंगे। तो तुम क्या चाहते हो कि हमारा सबके सामने अपमान हो। और फिर वो एक तिकड़ी भिड़ाता है और वो कहता है कि मैं खुद जा करके वाटर पूल में उसके सेंस को निकालूंगा। जिसके बाद यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू और उनके साथ
प्रोफेसर रज़ा मेहंदी भी पहुंच जाते हैं और साथ में लाल बहादुर शास्त्री भी रहते हैं। जिसके बाद होमी पुल में कूद जाता है सेंसस निकालने के लिए, और इधर जवाहरलाल नेहरू, रज़ा और लाल बहादुर शास्त्री तीनों होमी का वेट करते रहते हैं। जिस पर रज़ा अपने तंज कसते रहते हैं और कहते हैं कि सर, मैंने इस तरह का न्यूक्लियर पावर तो नहीं बनाया, लेकिन मुझे इतनी तो जानकारी है कि कोई भी नए काम को शुरू करने के लिए एक बटन की ज़रूरत होती है। मुझे लगता है वो बटन ख़राब हो गई होगी। जहाँ पर फिर देखते हैं कि होमी आ जाता है और फिर वो सभी जाते हैं न्यूक्लियर पावर को टेस्ट करने, जहाँ पर होमी 1 मेगावाट तक में न्यूक्लियर पावर को टेस्ट करने में सफल हो जाता है। और नेहरू काफ़ी इस चीज़ को देख करके खुश होते हैं, और नेहरू इस नई सफलता का नाम अप्सरा रखते हैं, और इस इंडियन एटॉमिक जो न्यूक्लियर एनर्जी थी इसका नाम अप्सरा पड़ जाता है। जिसके बाद होमी एक पुल पर बैठा रहता है, जहाँ पर उसके पास रज़ा पहुंच जाता है और वो कहता है कि मुझे तुमसे ये आशा नहीं थी, लेकिन तुमने एक बहुत अच्छा काम किया। जिस पर होमी कहता है कि हम 15 साल से एक साथ हैं, क्यों हम ऐसा कर रहे हैं? हमें तुम्हारी ज़रूरत है, तुम्हारे माइंड की ज़रूरत है। क्यों ऐसा ना हो कि मैं और तुम दोनों साथ में मिलकर काम करें और इस देश को बेहतर बनाएं। जिसके बाद नेक्स्ट सीन शिफ्ट होता है पिप्सी की शादी का, जहाँ पे पिप्सी की शादी हो रही होती है, और शादी में विक्रम, उसकी पत्नी मृणालिनी, और साथ ही साथ विक्रम की जो लेटेस्ट गर्लफ्रेंड जो कि कमला थी वो भी पहुंच जाती है। जिसके बाद कुछ देर में वहां पर होमी भी पहुंच जाता है, जहां पर वो उसकी वेडिंग को देखते हुए फिर चला जाता है। इसके बाद नेक्स्ट सीन शिफ्ट होता है रसिया का, जहां पर रसिया में फर्स्ट टाइम सैटेलाइट लॉन्च की जाती है। ये खबर अब्दुल कलाम आज़ाद सुन लेते हैं और सारा भाई भी सुन लेते हैं। जिसके बाद सारा भाई एक इंडियन स्पेस प्रोग्राम को करना चाहते हैं, और साथ ही साथ ये सभी मिलने होमी और विक्रम साराभाई के साथ अब्दुल कलाम आज़ाद पंडित नेहरू के पास पहुंच जाते हैं। जहां पर विक्रम साराभाई पंडित नेहरू से कहते हैं कि सर, हम इंडियन स्पेस प्रोग्राम बनाना चाहते हैं। जिस पर पंडित नेहरू शुरुआत में उसे एक जोक समझते हैं, तो वो सभी कहते हैं कि सर, हम मजाक नहीं कर रहे हैं बल्कि हम सीरियस हैं। जिस पर पंडित नेहरू कहते हैं कि हम इसे जस्टिफाई नहीं कर सकेंगे, क्योंकि हम पार्लियामेंट में भी इसे जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे और ना लोगों के पास, क्योंकि ये जो भी चीज़ें हैं इसमें बहुत सी लागत लगने वाली है। जिस पर अब्दुल कलाम आज़ाद बीच में बोलते हैं कि सर, हम इसे नेशनल सिक्योरिटी के तहत तो कर सकते हैं, क्योंकि इंडियन स्पेस प्रोग्राम में मिसाइल्स भी आती हैं, इसलिए वो हमारी मिलिट्री की काफ़ी मदद करेंगी। उनकी इस बात से प्रभावित होकर पंडित नेहरू उनके रिज्यूमों के देखते हैं, जहां पर वो उनसे कहते हैं कि ठीक है, मैं केवल रिकमेंडेशन कर सकता हूं, लेकिन मेन काम किसी और का है, और मैं तुम्हें पहले से ही सचेत कर देता हूं कि जो भी चीज़ें चलने वाली हैं वो हमारे अगेंस्ट होगी। जिस पर यहाँ पर एक जो जगह है उस जगह पर ये सभी अपना प्रयोग चालू रखते हैं। इसके बाद इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च का निर्माण किया जाता है, और उसके इनॉग्रेशन पार्टी में विक्रम साराभाई के साथ अब्दुल कलाम आज़ाद शामिल रहते हैं। और तभी पंडित नेहरू के पास न्यूज़ आती है कि इंडियन एलओसी को चाइना ने पार कर लिया है, और चाइना अब युद्ध की घोषणा कर दिया है भारत से। ये न्यूज़ होमी विक्रम साराभाई को बताता है और कहता है कि जल्द ही बॉम्बे में मुझसे आके मिलो। जिसके बाद विक्रम अपना सारा काम छोड़ करके बॉम्बे पहुंच जाता है, जहां पर होमी सबके सामने एटॉमिक बम बनाने की घोषणा करता है और कहता है कि हमें एटॉमिक बम पहले बनाना चाहिए और मुझे इसमें सबकी मदद चाहिए। जिस पर विक्रम साराभाई कहते हैं कि ये चीज़ नहीं हो सकता है, क्योंकि हम युद्ध में ज़रूर रहेंगे, लेकिन हमारा काम लोगों को बर्बाद करने का नहीं है, हमारा काम शांतिपूर्ण ढंग से युद्ध में भाग लेने का है। जिस पर होमी की और विक्रम की बहस हो जाती है और विक्रम वहाँ से छोड़ करके वापस चला जाता है। जिस पर होमी विक्रम से कहता है कि मैंने तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट किया, लेकिन तुम उस पर ट्रस्ट नहीं करते हो। जिस पर विक्रम कहता है कि हाँ, मुझे किसी भी प्रकार से लोगों की जान खतरे में डालने का कोई शौक नहीं है। और वो जब जाने लगता है तो होमी उसे कहता है कि तुम्हें पता है कि युद्ध से भागे हुए व्यक्ति को क्या कहा जाता है? भगौड़ा, गद्दार। जिस पर विक्रम कहता है कि अगर तुम मुझे भगौड़ा गद्दार कह रहे हो तो ठीक है, मैं अपने देश को बचाने के लिए और लोगों की जान को खतरे में न डालने के लिए अगर मुझे तुम भगौड़ा कह रहे हो तो मैं मानता हूँ, ठीक है। और ये मेरा और तुम्हारा आखिरी मिलना है, क्योंकि मैं आज से ही एईसी से रिजाइन देता हूँ। जिसके बाद विक्रम साराभाई गाड़ी के पास पहुँच जाता है और साथ ही साथ वहाँ पर तिरंगा लहरा रहा होता है,
और होमी भाभा वहीं पर बाउंड्री में खड़ा रहता है। वो एक दूसरे को देखते हैं और इसी के साथ वेब सीरीज़ के एपिसोड 7 का अंत हो जाता है।